हेलो बच्चों। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आज क्लास 10 साइंस का जो पैटर्न बदला है उसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे और सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर इश्यू किया है उसको भी हम देखेंगे। आप जब इस वीडियो को देखें तो पूरा जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो आपको बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो समझ में नहीं आ पाएंगी। तो इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, ये जो आपका पेपर जो होगा इसमें टोटल 39 यानी 39 क्वेश्चन होंगे और जिसमें 5 सेक्शन होंगे ए बी सी डी और ई। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 80 मार्क्स का। इसके बाद अगर सारे जो क्वेश्चन हैं कंपलसरी हैं और कुछ इंटरनल चॉइसेस आपको दी जाएगी। सेक्शन ए में क्या होगा, 20 क्वेश्चन होंगे जो एमसीक्यूज होंगे 1 मार्क वाले। कई ये अफवाहें बीच मोड़ रही थी कि इस बार आपके एमसीक्यूज नहीं आएंगे, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि आपके 20 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के आएंगे, तो इसलिए आप अपनी एमसीक्यूज की तैयारी में साथ साथ करते चलें। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन होंगे जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इनकी वर्ड लिमिट आपको दी हुई है। सेक्शन सी आपको इसमें 7 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा यहाँ पर। सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे जो 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और इसकी वर्ड लिमिट आपको दी हुई है। और सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन होंगे जो सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। तो ये आपका पूरा एक क्राइटेरिया रहने वाला है आपके एग्जाम का। अब मैं आपको बता दूं, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि आपका पैटर्न बदल गया है। बिल्कुल आपका पैटर्न ये बदल गया है और क्वेश्चंस के तरीके भी बदल गए हैं। वो आपको समझ में आएगा जब आप इस के सभी क्वेश्चंस को आप देखेंगे और पूरी वीडियो को अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं क्वेश्चंस पर। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। हम देखो यहाँ पर साथ साथ इसके सॉल्यूशंस भी करते जाएंगे। ठीक है, आपका ये पेपर भी पूरा सॉल्व हो जाएगा क्योंकि फाइनल एग्जाम्स के लिए आपको ये पेपर अच्छे से आना चाहिए। क्वेश्चन है हमारा, द चेंज इन द कलर ऑफ द मॉइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेटअप इज ड्यू टू। आपको देखो कि एक्टिविटी दी हुई है चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिड एंड सॉल्ट में। एक एक्टिविटी थी, हम क्या करते थे इसमें इसमें से ड्राई HCl गैस निकलती थी, है ना। और यहाँ पर हम ब्लू लिटमस पेपर रखते थे और हम देखते थे उसका कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो आपसे ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि इसमें जो मॉइस्ट लिटमस पेपर जो है उसका कलर चेंज हुआ, क्यों हुआ? एसिड की वजह से, बेस की वजह से, प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन एंड प्रेजेंस ऑफ लिटमस व्हिच एक्ट एज एन इंडिकेटर। जल्दी से आप लोग एक बार दिमाग लगाएं, सोचें और क्या इसका आंसर होगा। मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है वो है ओनली थर्ड, यानी कि प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन। यानी कि जब आप एसिड की पूरा डेफिनेशन है हमने ये पढ़ी थी कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिसॉल्व करने पर H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। अब आपने अगर लिटमस पेपर मॉइस्ट लिया हुआ है तो ये एसिड उससे रिएक्ट करेगा और H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाएंगे और डेफिनेटली ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है रिडॉक्स रिएक्शन आपको दे रखी है MnO2 प्लस 4HCl, क्या बनेगा इससे? MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। यहाँ पर आपको देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का है, रिडॉक्स का ये क्वेश्चन है। आप देखो सीधी बात पहले यहाँ पर समझ लो। देखो MnO2 से क्या हो रहा है, MnCl2 बन रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर कम हो रहे हैं तो इसलिए ये क्या होगा हमारा रिडक्शन। और HCl से हमारा क्या बन रहा है, H2O। ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। या ये भी कह लो HCl से Cl2 बन रहा है तब भी इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। देखो इस जिसका रिडक्शन होता है वो हमारा होता है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब HCl क्या है, हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आओ क्वेश्चन पर। ये कहता है कि MnO2 जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है, मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है MnCl2 तक। और HCl जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, HCl ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है H2O में। तो देखो HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है H2O में, हाँ बिल्कुल ये करेक्ट लग रहा है हमें। अगला कहता है MnO2 हमारा रिड्यूस हो रहा है MnCl2 पर। HCl जो है, HCl हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, Cl2 में। देखो ये भी सही लग रहा है आंसर, उसका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपका। MnO2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो रखा है हमारा MnCl2 में। MnO2 क्या है, ऑक्सीडाइज है किसमें, MnCl2 में। और HCl क्या है, रिड्यूस्ड है। HCl का क्या हो रहा है हमारा, रिडक्शन हो रहा है किसमें, Cl2 में। नहीं ये गलत है हमारा। और वहीं अगर हम आए डी पर, MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड और HCl इज रिड्यूस्ड टू H2O, नहीं ये वाला भी गलत है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड जो है हमें एक जैसे लगभग लग रहे हैं देखने के लिए। अब यहाँ पर ये देखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ अगर हम इसको देखें MnO2 हमारा रिड्यूस्ड होता है किसमें, MnCl2 में। और HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, HCl हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, Cl2 में। ठीक है, टेक्निकली वैसे अगर हम देखें तो HCl से Cl2 बन रहा है, हाइड्रोजन हमारे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से इन दोनों ऑप्शंस में से अगर देखा जाए तो वो क्या होना चाहिए हमारा बी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वही हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्टूडेंट्स आगे के जो सभी एमसीक्यूज हैं मैं आपको आंसर की इसकी दिखा देता हूँ, आप आंसर की में से इन क्वेश्चंस को आप देखते चलेंगे और जल्दी जल्दी इनके करते चलेंगे, नहीं तो पूरे पेपर में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं यहाँ पर आपको आंसर टिक करवा देता हूँ। जैसे थर्ड जो क्वेश्चन है इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। वहीं अगर हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, फोर्थ क्वेश्चन आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। किसी की अगर एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो कमेंट करके आप बता देना, मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन अलग से बता दूंगा। सिक्स क्वेश्चन का अगर हम देखेंगे ए, क्योंकि अगर हम सभी 20 एमसीक्यूज करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा इसमें लग जाएगा। सेवंथ अगर हम देखेंगे तो सेवंथ का आंसर होगा यहाँ पर क्या, सी, क्योंकि इसने पूछा था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिए हुए 4, आपको ये बताना है। देखो ये वाला अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड आ रहा है, ये भी अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है और ये भी हमारा क्या है, सैचुरेटेड है। ठीक है ना, तो आपको ये इसमें से ऑप्शन बताना है, जो भी कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा तो सेवंथ का आंसर आ जाएगा आपका सी। वहीं अगर हम आते हैं एट्थ क्वेश्चन पर, तो एट्थ क्वेश्चन का हम देखेंगे ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है जो बी। ठीक है, नाइन्थ पर अगर हम बात करें, नाइन्थ का जो आंसर होगा इसका वो आएगा कौन सा, बी। टेंथ अगर हम देखेंगे, टेंथ का आपको आंसर इसका दिया जाएगा कितना, डी। ये इजी क्वेश्चन है, वैसे आप इजीली इसको समझ पाएंगे, कर पाएंगे। 11th क्वेश्चन अगर हम बात करें, 11th क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है डी। ठीक है, कि ये पूछ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, कौन सा वाला करेक्ट है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है तो ये जियोट्रॉपिज्म यहाँ पर हमारा हो रहा है। ठीक है, 12th क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं तो 12th क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर हम आते हैं 13th क्वेश्चन पर, 13th का आपको दिया हुआ है यहाँ पर सी। 14th क्वेश्चन पर अगर हम आएंगे, 14th क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है क्या, यहाँ पर बी। 15th क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है बी। 16 हम देखेंगे, 16 का आपको दिया हुआ है डी। फिर उसके बाद असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस पर हम आते हैं, 17 आपको दिया हुआ है क्या, सी। 17 का हो जाएगा हमारा सी, यानी असर्शन ट्रू है, रीजन हमारा फॉल्स है। मैं आपको ये बात बता दूं, आप वीडियो पॉज करके इनको पढ़ लें और उन आंसर्स को एक बार आप देख लें कि आपको समझ में आ पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा जल्दी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर इतने सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। हमें यहाँ पर मेन क्वेश्चंस के पैटर्न को देखना है। ठीक है ना, कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। एमसीक्यूज तो फिर भी इजीली आप कर लोगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। चलिए यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होता है। सेक्शन नंबर बी अब हम देखेंगे, इसके सभी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन को हम अच्छे से देखेंगे, तो आप सभी ध्यान से इसको समझेंगे। क्लियर सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है स्लेक्ट लाइम का, इज मेड बाय डिसॉल्विंग CaOH2 इन एन एक्सिस ऑफ वाटर। दिस सॉल्यूशन इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर। ये कहता है अगर हम क्या करते हैं, स्लेक्ट लाइम जो होता है मतलब CaOH2, इसका सॉल्यूशन हमने बना के रखा हुआ है ना, और वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया आपने और बना दिया। और कहता है हमने जब इसको हवा में रख दिया तो हमने देखा कि जो सॉल्यूशन होता है ना थोड़े टाइम बाद मिल्की हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बनने लग जाता है। तो ये पूछ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखो भाई, फर्स्ट चैप्टर में हमने ये वाली बात पढ़ी है, जब भी आ जाए मिल्की, मिल्की का मतलब क्या होता है, उसकी CO2 से रिएक्शन हुई होगी। एटमॉस्फेयर में तो CO2 होती ही है, तो ये जो स्लेक्ट लाइम है CO2 से रिएक्ट करेगा और बना देगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में बन जाएगा क्या, H2O। यही जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या बनाता है, हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। सवाल यहाँ पर यह आता है कि आपने जवाब किस तरीके से देना है। देखो ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इनकी जरा जो आंसर शीट है उसमें हम देखते हैं। आंसर शीट में अगर हम देखेंगे इसका आंसर कैसे दिया गया है, ये आपको सारे एमसीक्यूज के आंसर दिए हुए हैं। ठीक है ना, आप देख लेंगे बड़े आराम से। तो यहाँ देखते हैं जरा, आपने टू द पॉइंट जवाब देना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट व्हिच रिजल्ट इन द व्हाइट प्रेसिपिटेट या मिल्कीनेस और फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इतना लिख दोगे 1 नंबर, फिर रिएक्शन लिखोगे 1 नंबर। समझ रहे हो, देखो 2 नंबर इस तरीके से डिवाइड हो रखे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी आपके होंगे तो उसमें रिएक्शन आप लोगों के लिए लिखना मान के चलिए कि बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें इसका, और वाला कहता है जो कीर्ति है उसने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 4 मेटल के साथ मिलाया और अपनी ऑब्जर्वेशन को उसने देखा, जैसे टेबल में दिया हुआ है। तो आपको बताना है, करेक्ट ऑब्जर्वेशन आपको बतानी है और केमिकल इक्वेशन बतानी है। अब देखो सीधी सी बात, कॉपर की आपने रिएक्शन करवाई HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। तो देखो भाई एक बात मैं आपको बता दूं, इसने लिखा हुआ है गैस इवॉल्व होती है, ये कह रही है हाँ, लेकिन वो गलत कह रही है, क्योंकि कॉपर के डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन होती ही नहीं है। कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता। सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, थर्ड चैप्टर में भी यूज कर सकते हैं इसको। वहीं आयरन की अगर हम करवाएंगे तो देखो Fe जो है वो HCl से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट जब करेगा तो क्या बनेगा हमारा FeCl2। यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे, आप FeCl2 भी लिख सकते हैं, FeCl3 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। और ऑब्वियस ही बात है, जब यहाँ हाइड्रोजन दिया हुआ है तो गैस कौन सी प्रोड्यूस हो रही होगी, H2 गैस प्रोड्यूस हो रही होगी। मैग्नीशियम में अगर आप रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ, आप तो जानते ही हो
मैग्नीशियम के HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनता है हमारा MgCl2 और साथ में क्या बनता है H2। और वहीं अगर हम क्या करेंगे जिंक की करवाएंगे किसके साथ HCl के साथ, तो ये भी हमें पता है क्या बनेगा ZnCl2 प्लस का H2 हाइड्रोजन गैस। तो आपको करेक्ट ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेशंस, अब देखो आप में से कई बच्चे बोलेंगे भाई इसमें तो हमारा एक से ज्यादा आ रहा, तो आ सकता है बिल्कुल, उसने कह दिया अगर एक से ज्यादा है तो आपको एक से ज्यादा लिखना है, मतलब हम देखेंगे ये और तीनों ही ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर करेक्ट है, पहली वाली हमारी इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर भी हम उसी तरीके से देंगे, यहाँ पर आपको दिया हुआ है FeCl Fe प्लस HCl वाली रिएक्शन और Zn वाली दी हुई है, मैग्नीशियम वाली आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है नो डिडक्शन फॉर बैलेंसिंग या स्टेट। अगर आप बैलेंसिंग नहीं करते हो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर, वैसे तो आप अगर पूरे नंबर अगर चाहते हैं साइंस में तो बैलेंसिंग जरूर करें, ठीक है ना। ये कहता है अगर आपने स्टेट्स नहीं लिखी, जैसे हम लिख देते हैं ना ये गैसियस स्टेट है लिक्विड स्टेट है, तो CBSE इस चीज को इग्नोर करती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाउ इज द मोड ऑफ एक्शन इन बीटिंग ऑफ हार्ट डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन। देखो हमारा हार्ट बीट करता है और एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, तो कहता है दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों में, है ना, कुछ आपको एग्जांपल्स देकर बताने हैं। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बता देता हूँ, आंसर हम इसका देखते हैं यहाँ पर। तो देखो बीटिंग ऑफ हार्ट में क्या है, ये एक इनवॉलेंटरी एक्शन है। इनवॉलेंटरी एक्शन आर द एक्शन विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय अवर विल, ठीक है, दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस टू वर्क, अपने आप ही होता रहता है। हम थोड़ी अपनी इच्छा से कहते हैं कि भाई जो हार्ट है अब धड़कना शुरू हो जाए या बंद हो जाए, है ना, अपने आप होता है वो। These actions are regulated by the brain, ये ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। They do not involve any skeletal muscle. These actions are performed throughout one's life, ठीक है, पूरी लाइफ, किसी एक आदमी की पूरी लाइफ के दौरान ये काम करते रहते हैं। और these actions may be quick और slow, ये क्विक भी हो सकते हैं स्लो भी हो सकते हैं। जबकि जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं ये क्या होता है, सडन एक्शंस होते हैं इन रिस्पॉन्स टू समथिंग, कुछ भी चीज, कुछ भी अगर आपके पास स्टिमुली आ रहा है तो उसके प्रति जो हम रिस्पॉन्स और रिएक्ट करते हैं सडन, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस। दे एक्वायर्ड स्टिमुलस फॉर इट्स एक्शन, इनको स्टिमुलस बहुत ज्यादा जरूरी है। एक शॉर्ट एग्जांपल देकर मैं आपको बता दूं, जैसे आप गर्म पतीले पर अगर एक्सीडेंटली अपना हाथ लगा लेते हो तो तुरंत आप क्या करते हो, अपना हाथ एकदम से पीछे खींच लेते हो ना, तो वो जो हम हाथ अपना एकदम से पीछे खींचते हैं वो क्या है, जो गर्म पतीला है वो है हमारा स्टिमुलस या स्टिमुली, और उसके प्रति हमने क्या करा, अचानक से रिस्पॉन्स करा, रिएक्ट करा, यही हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है। These actions are regulated by the spinal cord, इसमें ब्रेन का यूज नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड का यूज होता है। They do not involve skeletal muscle, इनमें भी कोई skeletal muscle नहीं होती। और these actions are produced in response to an event of an emergency, अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई उस समय ये काम करता है। और ये हमेशा क्या होते हैं, क्विक होते हैं। आपको कोई से भी 4 पॉइंट लिखने हैं, 4 पॉइंट जब आप लिखेंगे तो आधा नंबर 1 पॉइंट का आपको मिलेगा, तब जाकर आपके पूरे 2 नंबर यहाँ पर बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रहा हूँ, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन अगर आप अपने बोर्ड के एग्जाम में पूरे मार्क्स लेकर आने चाहते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखेंगे। और वीडियो अगर अभी आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक जरूर कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी आप जरूर करें, जो भी 10th क्लास में आपके फ्रेंड्स हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। पेशेंट्स हुज गॉल ब्लैडर आर रिमूव्ड आर रिकमेंडेड टू ईट लेस ऑयली फूड, व्हाई। देखो ऐसे पेशेंट जिनका गॉल ब्लैडर निकाल दी जाती है ना, तो उनको कहा जाता है कि भाई आपको ऑयली जो खाना है वो कम खाना है ना, ऑयली फूड आपको नहीं लेना है। ऐसा क्यों? देखो सीधी सी बात है, गॉल ब्लैडर आपको पता है वो किससे रिलेटेड होती है, लीवर से रिलेटेड होती है। और क्या प्रोड्यूस स्टोर होता है यहाँ पर, हमारा बाइल जूस। और बाइल जूस का काम क्या होता है, फैट को कन्वर्ट करने का, ठीक है, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स को, सॉरी लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का, जिसको हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं, है ना। अब अगर ये गॉल ब्लैडर ही निकाल देंगे तो ये वाला काम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आंसर आपको मैं बता रहा हूँ, टू द पॉइंट लिखना है। गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल which helps in the emulsification of lipid, एक नंबर मिल गया, ठीक है। in the absence of stored bile emulsification of fat will be negligible, affected या less, एक मार्क इसका। and thus fat digestion will be slow, हमारा फैट का डाइजेशन क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा, इसलिए हमें क्या है, फैट कम से कम लेना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। 24th क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। Name the substance other than water. Name the substance other than water that are reabsorbed during the urine formation. अब देखो यूरिन जब बनता है ना, तो वाटर तो एब्जॉर्ब होता ही है, साथ साथ कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे ग्लूकोज, है ना, कुछ मात्रा में ग्लूकोज होता है, कुछ हमारे क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, आयंस होते हैं, वाटर के साथ साथ ये भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं। चलिए एक बार आंसर देखते हैं, सीबीएसई ने क्या दिया हुआ है इसका। तो ग्लूकोज हो गए, कुछ अमीनो एसिड्स हो गए, सॉल्ट हो गए, ठीक है, कोई से भी 2 लिख देने हैं आपको, 1 नंबर 1 का मिल जाएगा।
and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flow along the tube. And the amount of water reabsorbed depend on how much excess water there is in the body. और कितना वाटर रीअब्सॉर्ब होगा ये डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में कितना वाटर है, एंड ऑन हाउ मच ऑफ द डिजॉल्व्ड वेस्ट देयर इज टू बी एक्सट्रैक्टेड, और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कितना वाटर का अमाउंट चाहिए। तो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कितना एब्सॉर्ब होगा। नेक्स्ट अगर हम आते हैं क्वेश्चन पर, 25th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, स्टेट द फिनोमेनन ऑब्जर्व्ड इन द अबव डायग्राम। देखो भाई ये व्हाइट लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, और प्रिज्म में से जैसे गुजरी है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, येलो और ब्लू में। सब जानते होंगे इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना। जब प्रिज्म से हम व्हाइट लाइट पास कराते हैं तो वो 7 कलर्स में टूट जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं, है ना। यहाँ पर 2 कलर दिखा रखे हैं। अच्छा अगर आपको याद होगा हम विबग्योर पढ़ते हैं इस तरीके से, ये हमारा क्या होता है, विबग्योर होता है ये, ठीक है। यहाँ पर आपको अब एक दिया ब्लू वाला कलर यानी कि ये रहा, और ये दिया हुआ येलो कलर यानी कि ये रहा। चलो हमें पता चल गया ये ब्लू है और ये येलो है ऊपर, है ना, इस तरीके से दिया हुआ है। ये कहता है कि आपको ये बताना है कि दोनों जो लाइट्स हैं इनमें से हायर वेवलेंथ किसकी होगी, विल हैव द हायर वेवलेंथ। अब देखो सीधी सी बात है भाई, ऊपर वाली जो होती है उनकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा। ऊपर वाले जो होते हैं हमारे विबग्योर में अगर हम देखते हैं, ये वाले क्या होते हैं, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है, और नीचे वालों की वेवलेंथ क्या होती है, हमारी कम होती है, ठीक है ना। तो ये ऊपर आ रहा है येलो वाला, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, इसलिए हमारी ज्यादा होगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सीधा आप जवाब देंगे कि येलो वाले की वेवलेंथ क्या होगी, हमारी ज्यादा होगी। तो अब देखो डिस्पर्जन क्या होता है हमारा, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म, ठीक है। Velocity is directly proportional to the wavelength given frequency, so the yellow will have the greater wavelength than the blue as the velocity of yellow light is greater than blue, ठीक है। वेलोसिटी लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ऐसा कुछ कहा नहीं गया वेलोसिटी के बारे में, हम सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई जो येलो वाली लाइट है उसकी वेवलेंथ क्या है, हमारी ज्यादा है। और वाला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, how will you use two identical prisms so that a narrow beam of white light incident on one prism emerges out of the second prism as the white light, draw the diagram। अब देखो सुनो, ये जो क्वेश्चन है बड़ा, मतलब जिस बच्चे ने चैप्टर को थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ होगा ना, डीप में पढ़ा होगा, इन क्वेश्चंस का जवाब वही बच्चा दे सकता है। अच्छा आप इन क्वेश्चंस के जवाब दे पा रहे हो या नहीं, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि अब तक का आपको जो पेपर है वो कैसा लगा, इजी लगा या मुश्किल लगा या मीडियम लगा। कमेंट करके आप बताएं मेरे को जल्दी, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़े हुए थे या नहीं पढ़े हुए थे। तो देखो ये बड़ा आसान सा है, अगर आप एक प्रिज्म लेते हैं उसमें से व्हाइट लाइट पास करेंगे तो वो 7 कलर्स में टूट जाएगी। वहीं उसी के सामने एक दूसरा प्रिज्म आपने रख देना है, कैसे करके, उल्टा करके, इन्वर्टेड प्रिज्म आपने रख देना है, तो 7 कलर्स कंबाइन हो जाएंगे और दोबारा से हमारी क्या बन जाएगी, एक व्हाइट लाइट बन जाएगी, ठीक है ना। द सेकंड प्रिज्म कंबाइन द स्पेक्ट्रम अलोंग विद अ सिंगल रे एंड हेंस द कलर अगेन कंबाइन टू फॉर्म ए व्हाइट लाइट एज इमर्जेंट लाइन। देखो ऐसे क्वेश्चंस में अगर कहा गया हो डायग्राम बनाने का तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कहा गया ना तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको डायग्राम जरूर बनाना है। आप जितनी मर्जी थ्योरी लिखकर आ जाओ, आप उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ढंग से, लेकिन अगर आप एक डायग्राम बना देंगे ना ये वाला, तो आपको थ्योरी ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, एक लाइन भी लिख देंगे, टीचर अपने आप समझ जाएगा। तो छोटे छोटे टिप्स भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो आप एंड तक जरूर देखते चलें। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। A lot of waste is generated in the neighborhood. However, almost all of it is biodegradable. What impact will it have on the environment of the human health? बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि हमें कोई भी जो चीज होनी चाहिए वो बायोडिग्रेडेबल यूज होनी चाहिए, मतलब बायोडिग्रेडेबल यूज करनी चाहिए। वेस्ट जो किचन का वेस्ट होता है वो भी कैसा होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। हम कहते हैं वो अच्छा होता है हमारे लिए क्योंकि वो बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज हो जाता है। कहता है लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में जो वेस्ट है बायोडिग्रेडेबल अगर निकलेगा तो इससे हमारे इन्वायरमेंट पर और ह्यूमन हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो सुनो भाई, मान लो हर जगह से अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट निकल रहा है, हम पार्क में, गलियों में, सड़कों पर, मिट्टी में, हर जगह यही वेस्ट है, सब्जियों फलों के छिलके, सड़ा गला खाना, ये सारी चीजें अगर हैं तो इससे होगा क्या, एक तो इनका डिकम्पोजिशन तो होगा, डिकम्पोजिशन होगा तो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो जाएंगे, है ना, फंगी बहुत ज्यादा हो जाएगी, उनसे गंदगी बहुत ज्यादा फैल जाएगी, स्मेल बहुत ज्यादा आने लग जाएगी, ठीक है ना। तो देखते हैं एक बार क्या आंसर दिया हुआ सीबीएसई ने। एक्सेस जनरेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी हार्मफुल एज its decomposition is slow process leading to the production of foul smell and gases, ठीक है भाई, ये तो अपने आराम आराम से इसका डिकम्पोजिशन होगा तो इससे बहुत लंबे समय तक गंदगी और स्मेल फैली रहेगी। और इट कैन बी द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर जर्म्स दैट क्रिएट द अनहाइजेनिक कंडीशन। बिल्कुल, जो छोटे मोटे जो हमारे इंसेक्ट्स हो गए या जर्म्स हो गए उनके लिए क्या हो जाएगा, ये ब्रीडिंग ग्राउंड, मतलब यहाँ पर वो प्रजनन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इससे वहां पर अनहाइजेनिक कंडीशन, बीमारियां फैलने की आशंका बहुत ज्यादा हो जाएगी, बल्कि बीमारियां फैलेंगी ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेक्शन सी पर हम आ गए हैं, इसके बाद सेक्शन डी हमारा बचेगा, ये हमारा बचेगा। तो ये कह रहा है देखो
कितना आसान क्वेश्चन है ये। ए प्लस बी सी क्या बनाएगा, ए सी प्लस बी। देखो सेम ये रिएक्शन मैंने फर्स्ट चैप्टर में जब ये करवाया था, फर्स्ट चैप्टर उसमें बताई हुई है, सेम यही आपको बताया हुआ है। आपने अगर नहीं देखी है तो फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस आप लोग इसी चैनल पर देख लें, या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। मैंने सभी चैप्टर्स की वीडियो, हर एक चैप्टर को 3, 4 या 5 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है और टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए वीडियो बनाई हुई है, ताकि आप अगर आप उनको अच्छे से देख भी लें तो आप बोर्ड के एग्जाम में बहुत बढ़िया करके आ सकते हो। तो इन वीडियोस को आप जरूर देख लेंगे। यहाँ आप देखेंगे ए एक एलिमेंट है और बी सी ये क्या है, दो एलिमेंट मिलकर या उनका सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है ना। अब इधर बन गया ए सी, तो हुआ क्या है, ए ने यहाँ से क्या करा, बी को हटाया, खुद इसकी जगह पर आ गया। हम कह देंगे ए मोर रिएक्टिव होता है, बी क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। तो अगर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से हटाता है तो इस रिएक्शन को हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। एग्जांपल भी अगर ये पूछा तो एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, एक आयरन नेल वाला हमने एग्जांपल लिया था। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल अगर हम डालते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस का C। तो देखो सेम यही वाली रिएक्शन हो रही है। यहाँ जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए AB प्लस CD क्या बना रहा है, देखो A क्या है, C के साथ मिल रहा है और B क्या है, D के साथ, यानी आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। ये सारा आपको मैंने समझाया हुआ है। एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका, Na2SO4 प्लस का BaCl2। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप पेशेंस रखें थोड़ा सा। अगर आपने अच्छे से पूरा समझना है तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखेंगे एंड तक, ठीक है, तभी आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे। तो ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। चलिए एक बार हम CBSE को देखते हैं। हाँ, तो यहाँ आप देखेंगे पहली वाली रिएक्शन क्या होगी हमारी, डिस्प्लेसमेंट, इतना लिखने के आधा नंबर, फिर रिएक्शन कोई सी भी एक लिख देना, 1 नंबर आपको उसका मिल जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट नाम लिखोगे तो आधा नंबर मिलेगा और 1 नंबर आपको मिल जाएगा रिएक्शन लिखने का, ठीक है ना। तो मार्किंग कैसे कैसे स्प्लिट हो रही है वो भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, आपको ये दिया हुआ एक, आइडेंटिफाई द गैसेस इवॉल्व एट द एनोड एंड कैथोड इन द अबव एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर हम देखें कि एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है, प्रोसेस को समझेंगे। तो देखो देखो यहाँ पर लिया हुआ है ब्राइन, सब जानते हैं ब्राइन क्या होता है हमारा, NaCl, और यहाँ पे क्या लिया हुआ है, H2O, है ना। तो NaCl और H2O में, और ये कैथोड और एनोड लिए हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जरूर पास कर रहे होंगे। तो क्या आ रहा है आपके दिमाग में, क्या हो रहा होगा, ये ऐसा प्रोसेस हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 में, और ये हमारी प्रिपरेशन होती है किसकी, कास्टिक सोडा की, है ना। कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर हम देखेंगे क्या बनता है, NaOH Cl2 और साथ में क्या बनता है, H2। तो कहता है आपको गैस बतानी है एनोड और कैथोड पर, तो याद रखेंगे एक है हाइड्रोजन और एक कौन सी है, क्लोरीन। नेम द प्रोसेस, अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। याद आया होगा आपको अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो, ठीक है। ये सब मैंने समझाया हुआ है पूरा डिटेल में, आप वीडियो सेक्शन में जाकर वीडियो जरूर देखेंगे इन चैप्टर्स की, ठीक है ना। चलिए, तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरीन बनती है और एक एल्कली, एल्कली बनता है, एल्कली मतलब बेस, ठीक है। सी पार्ट है, इलस्ट्रेट द रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, लिख दी हमने पहले ही, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ठीक है। चलो एक बार इनका भी हम देख लें, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो देखो पहला वही एनोड पर क्या है, हाँ ये थोड़ा एक अच्छे से कर लेंगे। एनोड पर याद रखेंगे क्लोरीन गैस, और कैथोड पर कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस। क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं इसमें, क्योंकि एक एल्कली बना है, क्लोरीन गैस बनी और एक हाइड्रोजन गैस बना, और रिएक्शन ये रही, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे लिख देना है आपने, और ये सब बन जाएगा, ठीक है। तो देखो 3 पॉइंट लिखे हैं बस, और 3 नंबर आपको मिल गए यहाँ पर फ्री के। अगर आपको याद होगा अच्छे से तो ही आप जवाब दे पाओगे। 29th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द लीव्स ऑफ ए प्लांट वर कवर्ड विद द एल्यूमिनियम फॉइल, हाउ वुड इट अफेक्ट द फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट। कहता है देखो हमने 6 चैप्टर जो है बायो का उसमें पढ़ा था, हम ये चेक कर रहे थे कि भाई सनलाइट जरूरी है या नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। उसके लिए हम क्या करते थे कि भाई लीफ के ऊपर हम क्या रख देते थे, गोल्ड की नहीं, एल्यूमिनियम की हम फॉइल लगा देते थे। फिर धूप में हमने रखा और देखा कि भाई यहाँ पर फूड बना या नहीं बना, तो हमें पता चला कि यहाँ पर क्या है, फूड नहीं बन पाया। तो हमें इससे मेनली क्या पता चल पाया था कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, सनलाइट जरूरी है। तो देखो वही चीज लिखी हुई है, नो फोटोसिंथेसिस विल अकर सो नो ग्लूकोज विल बी मेड, ऑल्सो नो रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस एज नो ऑक्सीजन विल बी टेकन इन। यहाँ पर कोई भी रेस्पिरेशन भी नहीं होगा क्योंकि सारे स्टोमेटा भी कवर हो जाएंगे। नो रेस्पिरेशन विल अकर सो देयर वुड बी नो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर और मिनरल फ्रॉम द सॉइल एज देयर विल बी नो ट्रांसपिरेशनल पुल। टेम्परेचर रेगुलेशन जो होगा लीफ सरफेस का वो भी क्या होगा, अफेक्ट होगा। यानी कि देखो एक ये फॉइल लगाने से इतनी सारी चीजें हो रही हैं। और जब 3 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है ना, कई बच्चे क्या करते हैं बस एक ही चीज ये लिख कर आ जाते हैं तो नंबर कट जाएंगे। 3 नंबर का देखो जब क्वेश्चन है
तो आंसर आपने उसी हिसाब से देना है, या तो आप 3 पॉइंट्स में दे दो या थोड़ा सा पैराग्राफ बना बना कर आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, एक बार आपने इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ लिया, अब आपको ये याद रहेगा, अगर ये एग्जाम में आ भी जाए तो आप काफी हद तक इसका आंसर ठीक तरीके से लिख पाओगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है लिम्फ जो होता है, लिम्फ कैसे एक वो इंपॉर्टेंट फ्लूइड है ट्रांसपोर्टेशन में, और अगर लिम्फेटिक वेसल्स क्या हो जाएंगी, ब्लॉक अगर हो जाएंगी, तो फिर ये कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट करेगा, इलेबोरेट। देखो क्वेश्चन है ना बड़े डीप में पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन लिम्फ वाला जो क्वेश्चन है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको हम नहीं कहेंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लेकिन उससे कोई क्वेश्चन नहीं दिया, तो इसलिए आप कोई भी टॉपिक छोड़े ना, अच्छी तरीके से आप लोग सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। चलिए इसका आंसर अब हम देखते हैं। लिम्फ क्या होता है, ये डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट को इंटेस्टाइन से लेकर जाता है और ड्रेन करता है एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। साथ ही साथ ब्लॉकेज अगर हो जाए लिम्फेटिक सिस्टम की, तो इससे क्या हो जाएगा, वाटर रिटेंशन हो जाएगा और पुअर फैट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा बॉडी में, मतलब पानी में, मतलब शरीर में क्या हो जाएगा, पानी जमा होने लग जाएगा और फैट का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसको आप एक बार अच्छी तरह से याद रख लेंगे, या तो ये वाला याद रख लें या किसी भी बुक में से अगर आपने याद किया हो तो वो जरूर कर लें। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। रोहित wants to have an erect image of an object using a converging mirror of focal length 40 सेंटीमीटर। अब देखो सुनो, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स को क्या, जो हमारी जो लाइट रेज जो होती है उनको क्या करता है, कन्वर्ज करता है, ठीक है, क्या करता है उनको, कन्वर्ज। और ये कौन सा होता है हमारा स्टूडेंट्स, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर ही होता है ना जो कन्वर्ज करता है, यहाँ से आएंगी पैरेलल रेज फिर फोकस पर आकर मिल जाती हैं। तो ये कहता है कि जो रोहित है ना इरेक्ट इमेज चाहता है। अब देखो ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से, अगर आपको रे डायग्राम से याद है तो आप तुरंत जवाब दे दोगे। देखो कॉनकेव मिरर में एक ही केस ऐसा होता है जिसमें इरेक्ट इमेज बनती है, और वो बनती है यहाँ पर, याद आया, ठीक है ना। और इसके लिए फोकल लेंथ मान लो आपको 40 दी हुई है। ये वाला केस क्या होता है, जब इरेक्ट इमेज बनेगी, सीधी इमेज इसी वाले केस में बनती है और वो यहाँ बनती है, और ये तभी बनेगी जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाता है, मतलब पोल और फोकल जो फोकस है उसके बीच में। तो कहता है रेंज ऑफ डिस्टेंस बताओ जहां पर ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है। अब देख रहे हो कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा इसका 0 to 40, मतलब 40 के अंडर अंडर अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रखोगे उसकी इमेज यहीं बनेगी। 40 पे रखोगे तो वो एफ वाला केस आ जाएगा हमारा, 5 का जो केस होता है जिसमें इन्फिनिटी पर बनती है, ठीक है ना। एक रे डायग्राम आपने बनाना है, बना दोगे आप बड़े आराम से इसका, है ना। रे डायग्राम इस तरीके से आप बना सकते हो, यहाँ पर आप देख लेंगे, स्केल से जब आप बनाएंगे तो बढ़िया तरीके से बन जाएगा। ये कुछ इस तरीके से करके रे डायग्राम बनेगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्टेट वन यूज ऑफ द मिरर बेस्ड ऑन द अबव काइंड ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो इसका एक यूज आपने बता देना है। तो भाई यूज इसका क्या होता है हमारा कॉनकेव मिरर में जिसमें इरेक्ट इमेज बनती है, तो कई सारे इसके यूजेस होते हैं। जैसे इसको हम डेंटिस्ट मिरर भी कहते हैं। जो डेंटिस्ट होता है वो दांत की इमेज को बड़ा देखने के लिए इसका यूज करता है। चलिए नेक्स्ट इसका आंसर अब हम देख लें, एक बार जरा वेरीफाई कर लें आंसर इसका क्या है, ठीक है। तो देखो द ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस बिटवीन 0 to 40 सेंटीमीटर। लिख दिया ना, रेंज लिखनी है, रेंज 0 से 40 सेंटीमीटर के बीच में कहीं भी रख दो। कहता है क्योंकि इमेज वर्चुअल है तो ये सारी चीजें होंगी। बी पार्ट रे डायग्राम, देखो रे डायग्राम आप ध्यान रखना बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। कई बच्चे जब रे डायग्राम बनाते हैं तो ये एरो नहीं बनाते, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये लाइट कैसे कैसे जा रही है ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट डार्क में बनानी है और जो इमेज बनाएंगे वो डैश लाइन में बनानी है। मिरर आपने पूरा एक्यूरेट बनाना है, आप कंपास का यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है ना। 1 नंबर आपको इसका मिल गया। तो कहता है शेविंग मिरर की तरह यूज़ कर सकते हैं और डेंटिस्ट भी यूज़ करता है ताकि हमें टीथ की एनलार्ज्ड इमेज मिल जाए। तो कोई भी एक आप लिख सकते हैं। उसके बाद है 31वां क्वेश्चन, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल आएगा इस चैप्टर का ही, तो ये आप कर सकते हैं। कहता है एक लेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ उसकी इतनी है और उसमें उसकी जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन है वो इतनी दी हुई है आपको, ठीक है। मैग्निफिकेशन आपको बताना है और वो एक बुक को रखता है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और वो कहता है लेकिन वो उसे पढ़ नहीं पाता, तो इसका क्या रीजन होगा। और बी पार्ट भी दिया हुआ है। तो देखो 3 नंबर में यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पूछा हुआ है, तो आप न्यूमेरिकल है इसको एक बार देख लेंगे अच्छी तरीके से और इसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है। क्या यू लेना है आपने, क्या वी लेना है, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 39 क्वेश्चन है हमारे टोटल। थोड़ी देर में वीडियो एंड होने वाली है हमारी। स्टूडेंट फिक्स करता है व्हाइट शीट ऑफ पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड। ही प्लेस ए बार मैग्नेट इन द सेंटर एंड स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट। देन ही टैप्स जेंटली एंड ऑब्जर्व दैट द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन ए सर्टेन पैटर्न, है ना। भाई आयरन फिलिंग्स जो होती हैं
उससे बार मैग्नेट के अराउंड हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई थी, है ना। तो ये कहता है कि व्हाई डू द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन ए पर्टिकुलर पैटर्न, क्योंकि बार मैग्नेट के अराउंड बहुत सारी क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। बार मैग्नेट होती है ना हमारी नॉर्थ और साउथ, तो इसमें बहुत सारी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो जो हमारी आयरन का जो पाउडर हमने इसके ऊपर छिड़का था, वो क्या करता है, इसी की शेप ले लेता है ऐसे करके, ठीक है। दूसरा, विच फिजिकल क्वांटिटीज इंडिकेटेड बाय द पैटर्न ऑफ द फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पता चल रही है हमको, मैग्नेटिक फील्ड पता चल रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या पता चल रही है हमको, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और दो प्रॉपर्टीज बता देनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, आप बता सकते हैं, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और इनकी जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ होती है आउटसाइड द मैग्नेट। और तीसरा क्या हो जाएगा, दे फॉर्म क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस लूप। तो देखो, व्हेन आयरन फिलिंग्स आर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट, तो टाइनी मैग्नेट्स की तरह वो बिहेव करती है, और उनके द्वारा जो फोर्स लगेगा वो उसकी वजह से वो रोटेट हो जाती है और अपने आप को अलाइन कर लेती है डायरेक्शन, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, और ये क्लोज कर्व या क्लोज लूप बनाती है, जैसा भी आपको मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर ए current carrying wire, state your observation for the following cases and give reasons for the same in each case. Magnitude of electric current in a wire is increased, और अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर में करंट अगर हम बढ़ा दें और उसके पास कंपास नीडल रखी हुई है तो क्या फर्क पड़ेगा, और कंपास नीडल को क्या कर दें अगर हम वायर से दूर ले जाएं, तो देखो दोनों का आंसर आप देख लेंगे कि डिफ्लेक्शन जो होता है कंपास नीडल में इंक्रीज होगा जैसे जैसे करंट हम क्या करते रहेंगे, बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। और डिफ्लेक्शन जो होगा नीडल में वो कम होता जाएगा अगर हम उसको दूर लेते जाएंगे, है ना। अगर हम क्या कर देंगे, कंपास को दूर लेते जाएंगे, तो करंट कैरिंग वायर से दूर लेकर जाएंगे, तो उसका जो डिफ्लेक्शन है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा एक ओजोन लेयर से रिलेटेड है शायद, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। व्हाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर a cause for concern and what are its causes and what steps are being taken to limit this damage, ये मैं बता दूं बड़ा इजी क्वेश्चन है, और सीबीएसई वालों का फेवरेट ये क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो इसलिए इसको आप 3 नंबर में अच्छी तरह से रेडी करके रख लेंगे, ठीक है ना। तो देखो, चाहे तो यही याद रख ले पूरा, डैमेज टू द ओजोन लेयर इज ए कॉज फॉर कंसर्न। देखो, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है आंसर भी उसी तरीके से आपको दिया जा रहा है यहाँ पर, आप भी कोशिश करें ऐसे ही लिखें, ठीक है। बिकॉज ओजोन लेयर शील्ड या प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन विच कॉज स्किन कैंसर इन द ह्यूमन बींग्स। सिंथेटिक केमिकल ये कॉजेज हो गए इसके, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन which are used as a refrigerant and the fire extinguishers are the main reasons for depletion of ozone layer। और क्या हम इसके लिए स्टेप्स ले रहे हैं, कुछ जो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने क्या करा, एक साइन किया है उन्होंने, और यूएनईपी के जो भी मानक हैं, जो डायरेक्शंस हैं, मतलब यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम को ये मान रहे हैं, और इनका क्या था, टू फ्रीज और लिमिट द प्रोडक्शन एंड यूजेज ऑफ सीएफसी एट 1986 लेवल, ठीक है। यानी कि 1986 के समय तक जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जितना यूज होता था उतना ही किया जाएगा, इससे ज़्यादा हम यूज नहीं करेंगे। तो अलग अलग कंट्रीज ने मिलकर ये शपथ ली थी, अपना ये एक डॉक्यूमेंट पर साइन किए थे, ठीक है, तो इसको याद रखें। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स, सृष्टि हीटेड इथेनॉल। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं, ये वाला जो टॉपिक है पिछले 2-3 साल से लगातार डिलीट होता जा रहा था, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि ये टॉपिक वापस लौट कर आया है, जिसमें हम कार्बन वाला जो चैप्टर है उसमें रिएक्शंस हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपके जरूर आएगा, रिएक्शंस वाला पार्ट, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सृष्टि जो है उसने इथेनॉल को हीट करा किसी एक कंपाउंड के साथ, और कुछ ड्रॉप उसने डाली सल्फ्यूरिक एसिड की, और एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बना। याद रखें कि जब भी स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड केमिस्ट्री में आए तो उसका मतलब क्या होता है, वो एस्टर है, ठीक है। देखो, ये होता है हमारा इथेनॉल, और इथेनॉल के रिएक्शन करवा रहे हैं हम H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड हमारा बनेगा। सॉरी, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं इथेनोइक एसिड के साथ, ठीक है। तो यहाँ इथेनोइक एसिड आएगा हमारा CH3COOH, और H2SO4 की प्रेजेंस में हम ये कर रहे हैं, तो एक हमारा एक स्वीट स्मेलिंग या फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर। इथाइल इथेनॉइड भी इसका नाम होता है। तो CH3COO, C2H5 और साथ में बनेगा वाटर, ठीक है। तो एक को हम मान लेंगे क्या हो गया भैया, कंपाउंड ए हो गया, ठीक है। और ये कहता है कंपाउंड जो बना है बी, वो ये वाला बना है, एस्टर को बी बोला जा रहा है इसमें, ठीक है। और फिर ये कहता है आइडेंटिफाई ए एंड सी, तो
इसको हम क्या मान रहे हैं, सी मान रहे हैं जो हमने लिया है ये, ठीक है। तो आप जवाब दे देंगे कौन कौन सा है ये, ठीक है। वन यूज आपको बता देना है और केमिकल इक्वेशंस आपको बता देनी है। और नाम क्या होता है इस रिएक्शन का, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आप देखें ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड या इथेनॉल ले लो, एक ही बात है। और सी हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, ठीक है, या सोडियम इथेनॉइड बोल सकते हैं। तो ए का यूज आप बता देंगे, इसको हम विनेगर की तरह यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं। बी का क्या यूज होता है, एस्टर का परफ्यूम बनाने में और फ्लेवरिंग एजेंट में। और ये आपको दी हुई है क्या, रिएक्शन, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ इथेनोइक एसिड, यही हमने लिखा था, और ये लिखा है क्या हमारा, इथेनॉल, ठीक है। ए बी और सी एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, तो अब बता देंगे, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन इट इज हीटेड विद द इथेनॉल एट 443 केल्विन। अब देखो सुनो, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अगर हम क्या करते हैं, इथेनॉल लेते हैं, देखो ये रहा इथेनॉल, CH3 CH2OH या C2H5OH, बात एक ही होती है। अगर हम इसको H2SO4 के साथ हीट करते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पर, तो याद रखेंगे इथीन बनता है और साथ में एक H2O निकल जाता है। सवाल ये पूछ रहा है H2SO4 का क्या रोल है। तो देखो भाई H2SO4 जो है ना, यहाँ पर एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। जो वाटर यहाँ से निकला है ये उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, हटा देता है यहाँ से, ठीक है, ताकि हम इसको यूज कर सकें गैस को। तो मेन काम क्या होता है इसका, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। रेशू ने क्या करा, बाय मिस्टेक फॉरगॉट टू लेबल द टू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो क्या एक्सपेरिमेंट बताओ ताकि उसको वो क्या कर सके, टेस्ट कर सके, ठीक है। और इलस्ट्रेट द रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये दोनों क्वेश्चन आप समझ लो, आपके एग्जाम में 99% चांस है कि ये डायरेक्ट आएंगे आपके पेपर में। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से करके जाएंगे, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ये वैसे भी नहीं आ रहे थे, ठीक है ना। तो चलो इसका भी हम टेस्ट देखेंगे, पहले बाकी रिएक्शंस देख लें एक बार क्या थी इनकी। तो यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या है हमारा, देखो दे रखा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, 1 नंबर मिल गया। रिएक्शन लिख दी, ये रहा। ऐसे लिख दो C2H4 या ऐसे लिख दो, बात एक ही है जैसे लिखा था, है ना। अच्छा अब ये इनका टेस्ट देखो, याद रखना जो इथेनोइक एसिड है वो तो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस बना लेगा, जो लाइम वाटर का मिल्की कर देगा। लेकिन अगर आप लेते हो इथेनॉल, है ना, उसने पूछा था ना इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में कैसे डिफरेंस करोगे, और अगर आप ले लेते हो इथेनॉल, वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो CO2 गैस भी नहीं निकलेगी और मिल्की वाटर भी वो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा इजी सा इसका एक एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। और वाला क्वेश्चन आपको ठीक है हो चुका है ये, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं आगे। Why is it not possible to reconstruct the whole organism from a fragment in the complex multicellular organism? कहता है कि अगर हम किसी मतलब फ्रेगमेंट से पूरा एक होल ऑर्गेनिज्म क्यों हम नहीं रिकंस्ट्रक्ट कर सकते। तो चलो बायो है तो एक एक करके इसका आंसर देखेंगे। द रीजन इज दैट मैनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट सिंपली ए रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स। Specialized cells are organized as tissues and tissues are organized into organs which have to be placed at a definite position in the body. Therefore cell by cell division would be impractical, ठीक है ना। भाई ये कह रहा है कि जो सारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ऐसा क्यों नहीं होता कि एक छोटे से जो हमारा पार्ट है, फ्रेगमेंट है, उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए। क्योंकि भाई जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उसमें अलग अलग टिश्यूज, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, सबके अलग अलग अपने अपने काम होते हैं। तो कोई भी ऑर्गन, कोई भी टिश्यू कहीं पर नहीं लग सकता, ठीक है। तो इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर नेसेसरी लिंक फॉर द रिप्रोडक्शन। एल्यूसिडेट मतलब एक्सप्लेन करना है आपने इसको। सेक्सुअल मैच्योरेशन जो होता है रिप्रोडक्टिव टिश्यूज का और ऑर्गन्स का, या मैच्योरिटी होना सेक्सुअल ऑर्गन्स की, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी से ही आगे क्या होता है हमारा रिप्रोडक्शन होगा। तो थोड़ा एक बार आंसर देख लेते हैं। सेक्सुअल मैच्योरेशन जो होता है रिप्रोडक्टिव टिश्यू का नेसेसरी लिंक होता है रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड द जर्म सेल्स, यानी कि गैमेट इसी वजह से बनते हैं टू पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बॉडी जो होती है किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की, वो ग्रो होती है पहले अपने एक एडल्ट साइज में, और रेट जो होती है जनरल बॉडी ग्रोथ की बिगिन टू स्लो डाउन, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिन टू मैच्योर, ठीक है। और एक टाइम के बाद आकर, एक सर्टेन टाइम के बाद आकर रिप्रोडक्टिव जो ग्रोथ है वो ज्यादा होने लग जाती है। A whole new set of changes in the appearance of the body take place, like change in the body proportions, new features appear. This period during adolescence is called puberty. अच्छा अगला क्वेश्चन पूछा गया होगा, puberty क्या होती है, नहीं वो इसी में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। तो आप थोड़ा अच्छे से इसके आंसर्स को पढ़ लेंगे और अपना जो जवाब है आप वो रेडी कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी आपको दिया होगा। अच्छा ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में लिखा गया है, ठीक है।
देखो अभी आप लोगों को मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, लेकिन जब आप इसको दोबारा से एक बार देखने जब बैठे पढ़ने बैठे तो हर एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से जरूर पढ़ लें और उसके आंसर को भी अच्छे से याद कर लें, चाहे इसी में से कर लें, ठीक है। कहता है देयर आर ऑल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन द गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज with the darkening of the skin of the nipples at the tips of the breast. Also the girls begin to menstruate at around this time, और बॉयज भी बिगिन टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड देयर वॉइस बिगिन टू क्रैक। तो ये सारे हमने प्यूबर्टी के वो पढ़े थे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो ये आप आराम से पढ़ लेंगे और याद रख लेंगे, ठीक है। देखो 2 नंबर इसमें मिले हुए हैं, यहाँ पर 1.5 नंबर इतने वाले पार्ट में मिला हुआ है समझाने का, और 1.5 नंबर आपको इतने वाले पार्ट में मिला हुआ है। इस तरीके से पूरा 5 नंबर है। तो आपके सामने एक चैलेंज है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन को अच्छे से क्या करना, तैयार करना और लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, how are the variations useful for species if there is a drastic alternation in the niche। कहता है वेरिएशन जो होता है कैसे यूजफुल होता है किसी भी स्पीशीज के लिए, अगर अचानक से कोई भी क्या हो जाए, ड्रास्टिक अल्टरनेशन आ जाए, कुछ चेंज आ जाए किसी नीश में। नीश मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्पीशीज, ठीक है। और आपको ये बताना है यूट्रस और प्लेसेंटा कैसे प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो आफ्टर द इम्प्लांटेशन, ठीक है। ये भी आप बता सकते हैं, एक बार आंसर इसका देख लें। कहता है इफ द नीश वर ड्रास्टिकली अल्टर्ड द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट, however if some variations were to be present in the few individuals in these population। पढ़ लेंगे आप अच्छी तरीके से। बी पार्ट भी आप यहाँ पर देख लेंगे कैसे कैसे इसकी ग्रोथ होती है। वीडियो को पॉज करके एक बार आप अभी के भी जल्दी से इस पूरे क्वेश्चन के आंसर को पढ़ें, समझ में आपको आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारा इसमें दिया हुआ है, सारा आपको बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आए जरा, 36 क्वेश्चन है हमारा ये। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम अबव इज ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए हाउस होल्ड सर्किट। हाउस होल्ड सर्किट का डायग्राम दिया हुआ है ये, और ये कहता है इसमें 5 यूजेबल स्पेस होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक कनेक्शंस बनने हैं। 5 कमरे दिए हुए हैं आपको। मेन वोल्टेज 220 वोल्ट की है। अच्छा देखो ये क्वेश्चन पता है क्या होते हैं, डायग्राम आपको ऐसा दे देंगे आप देखकर घबरा जाते हो, ये क्या हो गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी, पर लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा क्वेश्चन में कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये कहता है नेट करंट जो होता है वो हम चाहते हैं कि कितना आए, 22 एम्पियर आए। तो व्हाट इज द मोड ऑफ कनेक्शन, सबसे पहली बात कैसे कनेक्शन करोगे, ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा, पैरेलल, ठीक है। घरों में जो कनेक्शन किया जाता है वो कैसा किया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया जाता है। कहता है स्पेस 5 एंड 4 हैव द सेम रेजिस्टेंस एंड स्पेस 3 एंड 2 हैव द रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एंड 30 ओम। और स्पेस 1 का जो रेजिस्टेंस होता है डबल है क्या, 5 के जो जितना है, तो नेट रेजिस्टेंस आपको बता देना है। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा पैरेलल का, और अच्छे से आप उसको देखेंगे और सीरीज पैरेलल में करके इसका जवाब दे पाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो इन्होंने भी पूरा सॉल्व करके दिखा रखा है ये, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा समय कम है इसलिए मैं डायग्राम अभी बनवा नहीं रहा हूँ। आप अपने टीचर से ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं कि इसका आंसर कैसे होगा, ठीक है। सारे पैरेलल में है तो आप अपना एक डायग्राम बना लें, उससे समझ में आ जाएगा। और टोटल रेजिस्टेंस आप यहाँ पर निकाल लेंगे जो कितना आएगा हमारा 150 ओम। नेक्स्ट पार्ट अगर आपको दिया जाए, इसमें करंट आपको बता देना है 3 स्पेस में कितना आ रहा है, और ये चौथा वाला पार्ट भी बता देना है। चलिए अब हम आते हैं सेक्शन ई पर, ठीक है। सेक्शन ई हमारे केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या डेटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं। पहले जैसे ये क्वेश्चन आते थे अब थोड़े से बदल गए हैं, तो इसलिए आप ध्यान से इसको समझेंगे। तो देखो 2 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने डिसाइड करा कि भाई वाटर और एयर का जो इफेक्ट है आयरन के ऑब्जेक्ट पर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है, आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में। उन्होंने क्या करा, हर एक ऑब्जेक्ट का मास को मेजर किया उन्होंने, उनको पानी में रखने से पहले कुछ दिनों में उन्होंने देखा ऑब्जेक्ट्स जो भी निकाल ली गई, ठीक है, ड्राई की गई और उनके मास को मेजर किया गया। जैसे हमने एक ली कील, उसका मास देखा गया अभी पहले जंग लगने से पहले कितना था 3 ग्राम, और जब जंग लग गया रस्टिंग हो गई तो 3.25 ग्राम। थिन प्लेट जो थी 6 ग्राम, और उसके बाद यहाँ पर कितना होगा 6.33 ग्राम। व्हाट माइट बी द रीजन फॉर द वेरिड ऑब्जर्वेशंस ऑफ द 2 स्टूडेंट्स। तो देखो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर उसके ऊपर क्या हो गया, कोटिंग चढ़ गई है ना। आपको पता है रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, भाई केमिकल रिएक्शन हुई है, नया सब्सटेंस बना है, Fe2O3 पॉइंट क्या होता है XH2, ये हमारा रस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, मतलब इसका आंसर अगर हम देखें, रस्टिंग अकर्स इन बोथ ए एंड बी, सो देयर इज एन इंक्रीज इन मास, ठीक है, एज द सरफेस एरिया ऑफ बी इज मोर, एक्सटेंट ऑफ रस्टिंग इज मोर। हाँ ये एक इंपॉर्टेंट बात है भाई। देखो ना नेल का सरफेस एरिया कम होता है लेकिन थिन प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए रस्टिंग भी ज़्यादा हुई और इसलिए इसका यहाँ पर जो मास आया वो भी क्या आया, ज़्यादा आया। बी पार्ट आपको दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था और आंसर आपने एक लाइन में लिखना है। अनदर सेटअप में
स्टूडेंट्स ने क्या करा, आयरन नेल को जिंक मेटल के साथ कोट कर दिया और उसने देखा आयरन नेल जो होती है कोटेड विद जिंक प्रिवेंट रस्टिंग, उसमें जंग नहीं लगता। और उसने देखा जिंक जो होती है इनिशियली एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है, लेकिन एक्स्ट्रा एडवांटेज जो होता है जिंक का वो ये भी होता है कि वो रस्टिंग को प्रिवेंट कर देती है अगर लेयर जिंक की डैमेज हो जाए तब भी। इस प्रोसेस को बताएं गैल्वेनाइजेशन, है ना, सब जानते होंगे इस प्रोसेस को, अगर आपने पढ़ा होगा तो। हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, ताकि उसके ऊपर जंग ना लगे, रस्टिंग ना हो। और दो आपको 2 मेथड बता देने हैं रस्टिंग को, भाई पेंट करना, ऑयलिंग करना, ग्रीसिंग करना। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स आप बता सकते हैं। आंसर एक बार चेक करेंगे, गैल्वेनाइजेशन और ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग। ठीक है, देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था और आंसर आप देखे जरा कितना छोटा सा आंसर है। और वाला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस ऑफ द आयरन रस्टिंग विल अगर मोस्ट, किसमें आयरन सबसे ज़्यादा होगी। ये एक बाल्टी रखी हुई है खाली, ये आपको बिजली की तारें वगैरह दे रखी हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक एक गेट दिया हुआ है लोहे का, और यहाँ पर आपको एक क्या दिया हुआ है, अच्छा चारों दिए हुए हैं, पेंटेड आयरन फेंस, ये आयरन की जाली दी हुई है। आयरन हिंजेस ऑन गेट, लोहे के जो हिंजेस होते हैं गेट पर। और इलेक्ट्रिसिटी केबल आपको दी हुई है, एल्यूमिनियम की कोटिंग है। और ये तो देखो ए और बी, इस पर जिंक की कोटिंग है, इस पर एल्यूमिनियम है, तो ये तो इनके ऊपर तो जंग लगेगा नहीं, है ना। आयरन हिंजेस, और ये क्या है, पेंटेड आयरन फेंस, आयरन की जालियां हैं लेकिन पेंट किया हुआ है, तो जंग किसके ऊपर लगेगा, सी के ऊपर, ठीक है। जो हमारा लोहे का जो गेट होता है उसमें जो कब्जे लगे हुए होते हैं, हिंजेस जो लगे हुए होते हैं, उनके ऊपर क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा इजीली, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, पूजा की आंखें हरी हैं जबकि उसके पेरेंट्स की और ब्रदर की आंखें काली हैं। पूजा का जो हस्बैंड है रवि, उसकी ब्लैक आइज हैं, जबकि जो उसकी मदर है उसकी ग्रीन आइज है, और फादर की ब्लैक आइज हैं। तो कहता है इस गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपको ये बताना है कि भाई ये जो हमारा ग्रीन कलर है, ग्रीन आई कलर जो है, डोमिनेंट है या रिसेसिव ट्रेट है। तो आपने इसको जस्टिफाई करना है। तो आप देखेंगे कि ग्रीन आई कलर जो होता है एक रिसेसिव है, और क्योंकि एक्सप्रेस होता है किसमें, होमोजाइगस कंडीशन में। इसकी आप पूरी जो एक्सप्लेनेशन है आप अपने टीचर से लेंगे, क्योंकि इसका पूरा फ्लो चार्ट वगैरह बनाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप अपने टीचर से जिनसे भी आप पढ़ते हैं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, यहाँ पर 39 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। कहता है अबव इमेजेस आर दैट ऑफ ए स्पेशलाइज्ड स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड्स आर स्मॉल ट्रांसपेरेंसीज माउंटेड इन द स्टडी फ्रेम्स ideally suited to the magnification and projection since they have a very high resolution and high image quality. There is a tray where the slides are to be put, ठीक है। ये सब कहता है मिस्टर अय्यर ने अपने स्टूडेंट्स की इमेजेस को देखने के लिए एक प्रोजेक्टर खरीदा, और प्रोजेक्टर जो होता है वो 500 गुना बड़ी इमेज बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है, किसी स्क्रीन की जो 10 मीटर दूर रखी गई है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें। तो बेस्ड ऑन द टेक्स्ट एंड द डेटा गिवन इन द अबव पैराग्राफ व्हाट काइंड ऑफ लेंस मस्ट बी द स्लाइड प्रोजेक्टर है। भाई ये 500 गुना बड़ी इमेज बना रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है उससे 10 मीटर दूर, और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। तो बड़ी इमेज कौन बनाता है, हमारा लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है हमारा, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो लेंस यहाँ पर कौन सा होगा स्टूडेंट्स, हमारा कॉन्वेक्स होगा। कहता है वी अगर सिंबल होगा इमेज डिस्टेंस के लिए, और यू क्या होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। तो विद वन रीजन आपने बताना है व्हाट विल बी द साइन फॉर वी बाय यू इन द गिवन केस, ठीक है। तो आपको बता देना है भाई लेंस है, और लेंस में क्या होता है, एम इक्वल टू क्या होता है हमारा, वी बटे में यू। इस केस के लिए एक बार आप बता देंगे। और सी पार्ट भी इसका देखते हैं, पहले एक बार हम इसका आंसर देख लें। तो आप यहाँ पर देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया हुआ है नेगेटिव एज द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अच्छा, इसने फॉर्मूले का नहीं पूछा, जो फाइनल एम निकल कर आता है उसका साइन आपको बताना है, ठीक है। वो तो कह ही रहा है इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज बनी है ना, तो एम नेगेटिव आएगा हमारा। फिर कहता है स्लाइड प्रोजेक्टर की कॉन्वेक्स लेंस आपको दी हुई है, फोकल लेंथ इतनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, और इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन 21 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड फ्रॉम द स्लाइड प्रोजेक्टर लेंस सो दैट द स्लाइड इज इन द फोकस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जरा, एक आपको फोकल लेंथ दी हुई है और एक आपको क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों का सॉल्व करके आप न्यूमेरिकल इसका सॉल्व कर लेंगे और आंसर इसका आ जाएगा। सी पार्ट में मतलब और वाला जो है, यहाँ पर आपको एक रे डायग्राम बनाने के लिए कहा गया है, तो इसीलिए आप सारी चीज़ों को देखकर रे डायग्राम बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपने इस वीडियो को पूरा जरूर देखा होगा। जिस किसी बच्चे ने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा है वो कमेंट करें, और कमेंट करके आपने ये लिखना है, तभी मुझे पता चल पाएगा कि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है। कमेंट करके बस आप इतना सा लिख दें #विमल-एजुकेशन, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है। जो भी बच्चा एंड तक वीडियो को देखे कमेंट जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक नहीं करिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।